गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ ही दिनों बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छे से कर लेते हैं। उसी के बेस पे हम सोशल स्टडी की अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो ये आपकी रशियन क्रांति से मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में आए परिवर्तन के विषय में विभिन्न विचारों का उल्लेख कीजिए। यूरोप के समाज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर में मेनली हम बात करेंगे रशिया में क्या क्या हुआ, क्योंकि हम रशियन क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति यही दो क्रांतियाँ मेनली नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं और दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं। तो जो भी क्रांति किसी देश में होती है वो उसके समाज से ही प्रभावित होकर होती है। तो समाज में कुछ परिवर्तन आए होंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि वहाँ का समाज पहले था क्या और किस प्रकार के परिवर्तन उसमें आए कि वहाँ पर क्रांति ही हो गई। तो इसमें लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज में आए परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित 3 प्रकार के विचार उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी थे। 3 प्रकार के विचार यूरोप के समाज में चल रहे थे। एक तो थे उदारवादी विचार, उन लोगों को जो उदारवादी विचारों को अपनाते थे उन्हें उदारवादी कहते थे। दूसरे थे रेडिकल और तीसरे थे रूढ़िवादी। तो सबसे पहले हम उदारवादी को पढ़ते हैं। उदारवादी नंबर का उदारवादी ऐसे राष्ट्र के पक्ष में थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और स्थान मिले। उस समय ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में धर्म का प्रभाव किस कदर था। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म इतने भागों में बटा हुआ है, मुस्लिम धर्म में भी ये लोग हैं, उसी प्रकार क्रिश्चियन धर्म जो था वो भी डिवाइडेड था। ठीक है, तो किस प्रकार डिवाइडेड था? एक पक्ष के जो लोग थे वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते थे, दूसरे लोग थे ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो कि कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, जो सरकार थी वो तो कह रही थी कि आप चर्च ऑफ इंग्लैंड जो हमारा पुराने टाइम से चर्च चला रहा है उसको मानो, और ऑस्ट्रिया और स्पेन कहते थे कि कैथोलिक चर्च के होने चाहिए। लेकिन जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो ये कहते थे भाई देखो, कोई भी तुम किसी भी चर्च को मानो, कैथोलिक रहो चाहे तुम चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानो, सब बराबर हैं। तो उदारवादियों का क्या मानना क्या था कि एक ऐसा राष्ट्र हम बनाएंगे जिसमें सभी धर्म के लोगों को बराबर वैल्यू, बराबर सम्मान, बराबर स्थान मिलेगा। तो पहला तो उदारवादियों की पहचान क्या थी? सभी धर्म के लोगों को एक समान नज़र से वो देखते थे। दूसरी थी सरकार द्वारा किसी के अधिकारों का हनन या छीनने के विरुद्ध होना। उदारवादी कहते थे कि ऐसी सरकार बने जो किसी के अधिकारों का हनन ना करे, यानी किसी के अधिकारों का ना छीने, किसी के विरुद्ध कुछ काम ना करे, ऐसा काम ना करे जिससे किसी के अधिकार समाप्त हों। यानी कैसी सरकार की कल्पना कर रहे थे वो? एक आदर्शवादी सरकार की। फिर आता है निर्वाचित सरकार के पक्ष में। उदारवादी ये भी कहते थे कि सरकार निर्वाचित होनी चाहिए। निर्वाचित मतलब लोग उसे चुने, ऐसा ना हो कि राजा का बेटा ही राजा बन गया, बस उसे किसी ने चुना नहीं क्योंकि वो राजा का बेटा था इसलिए राजा बन गया, अब वो हम पर राज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार के लोग हों वो जनता द्वारा या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाएं। और उदारवादी क्या कहते और कहते थे सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के अनुसार शासन के पक्ष में। यानी कि वो कहते थे कि देश में एक न्यायपालिका यानी कोर्ट होना चाहिए जहाँ लोगों को न्याय प्रदान किया जाए, और वो सुप्रशिक्षित न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे लोग ही न्यायपालिका में न्याय करें। इस आधार पे कोई न्याय ना करे कि वो राजा का बेटा है तो बस वो न्याय कर देगा, उसको जो मन में आए वो न्याय कर दे। नहीं, पढ़े लिखे लोग कानून के अनुसार न्याय करें। नेक्स्ट, उदारवादी क्या कहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में न होना और संपत्तिधारियों को वोट का अधिकार देना। वो कहते थे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उदारवादी इसके पक्ष में नहीं थे। यानी उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो कहते थे कि जो संपत्तिधारी हैं, संपत्तिधारी मतलब पैसे वाले लोग, जिनके पास पैसे हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए।
तो हमने उदारवादियों की कुछ विशेषताएं भी देखी। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि उदारवादियों के विषय में बताइए, तो आप सिंपल अपनी भाषा में लिख दीजिए कि उदारवादी वे लोग थे जो ये कहते थे कि सभी धर्म बराबर होते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उदारवादी कहते थे कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता द्वारा चुनी जाए, सरकार किसी के अधिकारों का ना छीने, सरकार के साथ साथ न्यायपालिका होनी चाहिए। साथ ही उदारवादी ये भी कहते थे कि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बस पैसे वालों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अपनी सिंपल भाषा में इसका आंसर लिख सकते हैं, और लिख के भी देखें। जब तक लिख के ट्राई नहीं करोगे, बस मेरी बात सुन ली लेकिन लिख के आपने इसको देखा नहीं, इसी भाषा में जब दोबारा पढ़ने बैठोगे ना तो इन्हीं शब्दों में खो जाओगे। संपत्तिधारी क्या होता है, जब मैंने बोल दिया पैसे वाले, तो तुम पैसे वाले शब्द भी लिख सकते हो। वैसे तो सोशल साइंस की लैंग्वेज में आपको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पेपर में माइंड में जो भी शब्द क्लिक हो उसे यूज़ करके अपना आंसर ज़रूर लिखें। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप था रेडिकल समूह। जब हम यूरोप के समाज की संरचना के बारे में बता रहे हैं तो पहला ग्रुप हमने बताया उदारवादी, दूसरा ग्रुप होगा रेडिकल समूह। यह समूह देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार का समर्थन करते थे। ये कहते थे कि देश की आबादी पहले वोट डाले, जब देश की आबादी वोट डालेगी तो जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बननी चाहिए। सरकार ऐसी नहीं बन जानी चाहिए कि कुछ ही लोगों ने, अमीर लोगों ने सरकार चुन ली। सरकार बननी चाहिए सब लोग वोट डालें, देश में जितनी भी आबादी है सभी वोट डालें, उसके बाद क्या हो, जिसको बहुमत प्राप्त हो उसकी सरकार बने। इसके बहुत से लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादी क्या कह रहे हैं, उदारवादी कह रहे हैं कि सिर्फ अमीरों को वोट डालने का अधिकार हो। रेडिकल क्या कह रहे हैं, रेडिकल कह रहे हैं कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। रेडिकल ये कहते थे कि जितने भी बड़े बड़े जमींदार हैं, संपन्न उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको स्पेशल अधिकार क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, वो पैसे वाले लोग अपने पैसे से कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उन्हें विशेष स्पेशल राइट क्यों, उन्हें टैक्स में छूट क्यों, कहीं पर उनके लिए ज़मीन सस्ती क्यों। तो वो कहते थे कि बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को कोई विशेष अधिकार मत दो। रेडिकल समूह की फोर्थ विशेषता यह है कि यह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, परंतु केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विद्रोह जरूर करते थे। निजी संपत्ति मैंने आपको समझाया है, जब कोई व्यक्ति एक प्लॉट खरीदता है तो जब उसने पैसे दिए और वो प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम कर ली तो वो उसकी निजी संपत्ति है। मैंने एक पेन अपने पैसे देकर खरीदा तो वो पेन मेरी निजी संपत्ति है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी भी उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी सोसाइटी का पार्क, वो पार्क हमने सिर्फ अपने पैसों से नहीं खरीदा है, वो सरकार का या वहाँ के समुदाय का पार्क है और सभी लोग उसको सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। तो निजी संपत्ति किसी व्यक्ति के पास कब बढ़ती है, जब वो मेहनत करके पैसा कमाता है और चीज़ों को खरीदता रहता है, तो उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है। तो रेडिकल समूह के लोग ये कहते थे कि निजी संपत्ति का हम विरोध नहीं करते हैं, कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो खूब पैसा और चीज़ें वस्तुएं खरीदता रहे और खूब अमीर हो जाए, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति क्यों हो। यानी ऐसा क्यों है कि एक अमीर व्यक्ति है, वो तो अपने पैसे का उपयोग करके और अधिक पैसा कमाता जा रहा है, सरकार उस पर टैक्स भी कम लगा रही है और भी उसको छूट दी जा रही है, तो सारा पैसा वही खींचे जा रहा है, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है कि कुछ ही लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण हो गया है। यानी कुछ ही लोगों के पास संपत्ति जमा होती जा रही है, पैसा कुछ ही लोगों के पास जमा होता जा रहा है। वो अपने पैसे से बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं, इससे जो गरीब हैं उन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो रेडिकल लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन निजी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, वो इस बात का विरोध करते थे, क्योंकि इससे समाज में एक असंतुलन पैदा होता है, डिसबैलेंस। एक के पास इतना पैसा है, अथाह पैसा, और बाकी यानी 1% लोग ही तो होते हैं किसी भी कंट्री में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बाकी 99% लोग तो गरीबी में जी रहे होते हैं। तो रेडिकल समूह इसी चीज़ का विद्रोह करता था। नेक्स्ट है रूढ़िवादी समूह। दो समूह अब तक हम पढ़ चुके हैं, एक उदारवादी समूह के बारे में पढ़ा है और एक रेडिकल समूह के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं रूढ़िवादी समूह। यह 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी परिवर्तन के विचारों का विद्रोह करते थे, परंतु 19वीं शताब्दी में यह कुछ परिवर्तनों को आवश्यक मानने लगे थे। देखो, रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालों वाला है, जो कहता है ना जिस टाइप से चला आ रहा था उसी टाइप में जीना, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से जो बाहर ही नहीं निकलना चाहता उसे ही रूढ़िवादी कहते हैं।
तो 18वीं शताब्दी में भी रूढ़िवादी ऐसे लोग थे जो कहते थे कि राजा का बेटा राजा बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, जब वो राजा था तो वो अपने बेटे को ही राजा बनाएगा, तो इन चीज़ों में परिवर्तन करना ही क्यों है। अगर गरीबों से टैक्स ज़्यादा लिया था तो कोई नहीं, भगवान ने ऐसे ही बनाया होगा, गरीबों को टैक्स देने के लिए बनाया, तो इसमें परिवर्तन करना ही क्यों है। तो जो लोग समाज में पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही थी, चाहे वो सड़ी गली कैसी भी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, उन्हें रूढ़िवादी कहते हैं। लेकिन यूरोप के समाज में अब परिवर्तन आ रहा था, इसलिए रूढ़िवादी भी थोड़े थोड़े अपने विचारों को बदलने लगे थे और मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन तो होने चाहिए। उनका कहना था कि अतीत का सम्मान करना चाहिए। देखो, पास्ट में जितनी भी चीज़ें, हमें उनको ठुकराना नहीं चाहिए, हमें उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन बदलाव जो हो, अगर तुम कुछ बदलना भी चाहते हो समाज में, तो धीरे धीरे बदलो। तो रूढ़िवादी वो लोग थे जो पास्ट की चीज़ों को बदलना नहीं चाहते थे। वो कहते थे उनका सम्मान करो, लेकिन वो ये कहते थे अगर बदलना बहुत ज़रूरी भी हो जाए तो एकदम से ना बदल के उन्हें धीरे धीरे बदला जाए। तो आज हमने इन तीनों के विषय में अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। औद्योगिकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। औद्योगिकरण, इस शब्द को ध्यान से समझे। नए नए उद्योग स्थापित होना। उद्योग मतलब फैक्ट्री में कुछ नई चीज़ें बनना। जब किसी फैक्ट्री में नई चीज़ों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं उद्योग स्थापित हुआ है। और जब ये बहुत बड़े लेवल पे होता है और लगातार ये प्रक्रिया चलती जा रही है, उद्योग स्थापित होते जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं औद्योगिकरण। जब फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनेगा तो उसे बाज़ार में लाके ज़रूर बेचा जाएगा। अब बेचेंगे तो उसका समाज पे कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। यही क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के प्रभावों को बताइए। तो अब हम इसको बताते हैं। औद्योगिकरण के निम्नलिखित प्रभाव हुए थे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, और एक बार पढ़ने के बाद ना इनको लिख के ज़रूर देखना बेटा। जब तक लिख के नहीं देखोगे तो सारा याद क्या कराया, पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाओगे, सब बेकार है इतनी मेहनत। तो सबसे पहले तो औद्योगिकरण का मतलब नई फैक्ट्री खुलना। फैक्ट्री को कारखाने कहते हैं। कारखाने हमने खोल दिए तो कारखाने में काम कौन करेंगे, इंसान ही काम करेंगे। तो पहले के टाइम में क्या होता था, खेती करते थे लोग। अब खेती से इतनी आमदनी हो नहीं रही। एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, 4 जने घर में काम करने वाले हैं। अब उस खेत के छोटे से टुकड़े पे तो एक जने काम करने से ही काम चल जा रहा है, बाकी 3 जने क्या करें, वो खाली बैठे हुए हैं। लेकिन जब नई नई फैक्ट्री खुली तो इन 3 जनों ने सोचा कि हम खाली बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे फैक्ट्री खुली है उस जगह चलो फैक्ट्री में काम करो, हमें कुछ ना कुछ पैसा तो ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह क्या हुआ, जिन भी एरियो में नई नई फैक्ट्री खुली गई वहाँ पे लोग काम के चक्कर में आते चले गए। अब एकदम से औद्योगिकरण कम हुआ था। एकदम से औद्योगिकरण होने से क्या हुआ, इतना ज़्यादा व्यवस्था उन जगहों पर नहीं की गई थी। तो बहुत सारे लोग गांवों से निकलकर उन जगहों पर जहाँ पर नई नई फैक्ट्री खुली थी काम की तलाश में आने लगे और वहीं पर बसने लगे। जब एक ही जगह बहुत सारे लोग आके रहने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो कस्बा बना, कस्बे से वो बड़े शहर में परिवर्तित होना शुरू हो गया। तो इसके प्रभाव अब हम पढ़ते हैं। औरतें, आदमी और बच्चे सभी कारखानों में काम करने लगे। देखो, औद्योगिकरण में फैक्ट्रियों में वस्तुओं का निर्माण हो रहा था। अब हमारे पास एक मशीन आ गई है और हमारे पास कच्चा माल भी है। अब हमें उस मशीन से सामान बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। तो फैक्ट्री वालों ने औरतों को भी काम पे लगाया, बच्चों को भी और आदमियों को भी। तो औद्योगिकरण का पहला प्रभाव तो ये रहा कि औरतें, आदमी, बच्चे सभी काम पर लगे। दूसरा, काम का समय अधिक होना। जब खेत में इंसान काम करता है तो अपनी लिमिट के हिसाब से करता है। सुबह चला गया, ज़्यादा धूप हो गई तो दिन में घर वापस आ गए, शाम को चले गए। या फिर जिन एरिया में खूब ठंड पड़ती है तो सुबह और शाम को ना जाके दोपहर के टाइम खेत में चले गए, जब उन्हें सही लगा। जितनी मेहनत उनसे हुई कर ली, बाकी अपना घर आ गए। तो खेतों में इस प्रकार काम होता है। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा नहीं था। फैक्ट्री में जो मिल का मालिक होता है उसका सपना होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाऊं और फिर उनको बेचूं और मुनाफा कमाऊं। ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो लोगों को ज़्यादा देर तक काम पे लगा के रखना होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, चाहे बच्चे हों, चाहे औरत हों, चाहे आदमी हो, सबके काम के घंटे बढ़ा दिए। सबसे लगातार कई कई घंटे तक वो काम करते कराते थे। तो औद्योगिकरण का दूसरा प्रभाव ये था कि काम का समय अधिक हो गया, यानी लोगों को ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था, ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता था।
नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी बहुत कम थी और बेरोजगारी आम समस्या बन गई। खेतों में इतनी कमाई है नहीं, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो फैक्ट्रियों की तरफ काम करने आ रहे हैं, यानी लोगों के पास काम तो है नहीं तो वो ऑलरेडी बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी तो एक आम समस्या है ही। लेकिन जब वो फैक्ट्री में काम करने गए तो फैक्ट्री के मालिक ने देखा है तो इतने सारे लोग मुझसे काम मांगने आ रहे हैं, तो उसने अपनी मजदूरी कम रखी, यानी पैसे कम दूंगा, काम ज़्यादा कराऊंगा। जो लोग ज़्यादा मजबूर थे उन्होंने तो फैक्ट्री में काम करना मंजूर कर लिया, कम मजदूरी में काम करने लगे। लेकिन जो लोग ज़्यादा मजबूर नहीं थे उन्होंने फैक्ट्री में काम करना मंजूर नहीं किया और वो बेरोज़गार बन के ही घूमते रहे। यानी दोनों समस्याएं अभी भी चल रही हैं, लोगों को कम मजदूरी मिल रही है, साथ में बेरोज़गारी अभी भी बनी हुई है। कभी कभी औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोज़गारी अधिक हो जाती। अब फैक्ट्री का मालिक अपनी फैक्ट्री में बहुत सारा सामान बनवा रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सारा सामान वो बेच दे। मान लो वो टॉय की फैक्ट्री, उसने बहुत सारे टॉय बनवा दिए। अब जितने आसपास के एरिया थे उस पर सब ने उसके टॉय खरीद लिए। अब अब उसे सामान थोड़ा आगे बेचना है, दूसरे शहर में बेचना है, तो उसने और टॉय बना दिए। लेकिन अब की बार उसका सामान इतना ज़्यादा लोगों ने नहीं खरीदा। कोई भी रीज़न हो सकता है, महंगा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, या लोगों को दूसरी फैक्ट्री से सामान मिल गया। तो ये फैक्ट्री वाला क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए सामान बनवाना बंद कर देगा। जब सामान नहीं बन रहा फैक्ट्री में तो उन मज़दूरों को भी नौकरी से निकाल देगा। तो इससे क्या होता था, दोबारा से बेरोज़गारी बढ़ जाती थी। थोड़ा तो लोगों को रोज़गार दिया इन फैक्ट्री वालों ने, लेकिन जब क्या नाम है, जैसे ही मांग में कमी आती थी किसी वस्तु की, जो भी सामान वो बना रहा है उसकी मांग में कमी आती थी, ये अपने मज़दूरों को नौकरी से निकाल देते थे, वो मज़दूर फिर से बेरोज़गार हो जाते थे। तो बेरोज़गारी एक आम समस्या अभी भी बनी हुई थी। शहरों का तेजी से विस्तार हो, आवास, साफ सफाई की समस्याएं बढ़ी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोग गांवों से निकल के इन फैक्ट्री वाली जगहों पर आकर बसने लग गए। धीरे धीरे कस्बे बने, कस्बों के बाद ये शहर विकसित होने लगा। शहर तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा, बहुत विस्तार होने लगा। अब शहर का विस्तार तो हो रहा है, लोग तो शहरों में आए जा रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, अतः उद्यमी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरीबों को रोजगार आदि के पक्ष में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, यानी कि उद्योग जो है किसी सरकार के नहीं थे, पर्सनल किसी व्यक्ति ने खोले हुए थे। ठीक है, वो जो उद्यमी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो जो जिसने भी फैक्ट्री खोली थी वो चाहता था कि लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता भी मिले और गरीबों को रोजगार भी मिले, वो आदि के पक्ष में होते थे। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। औद्योगिकरण होने से समाज में भी परिवर्तन आ रहा था, साफ दिखाई दे रहा है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अब उन्हें लोगों को लग रहा है कि महिलाएं भी फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा सकती हैं, तो वो घर की महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने दे रहे थे। तो इस प्रकार औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में भी परिवर्तन हो रहा था। नेक्स्ट है रेडिकल और उदारवादियों, जिन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के द्वारा धन अर्जित किया था, इस प्रकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। एक तो रेडिकल अभी हमने पीछे पढ़ा है और उदारवादी पढ़ा है। ये दोनों ही कहते थे कि व्यापार बढ़ाया जाए, औद्योगिक व्यवसाय बढ़ाया जाए और उससे धन अर्जित किया जाए, यानी पैसा कमाया जाए। इस प्रकार के प्रयासों को वो बढ़ावा देना चाहते थे। कौन, रेडिकल और उदारवादी दोनों ही। किस प्रकार के प्रयासों को, व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। सबसे लास्ट पॉइंट है यह, वह जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। यह वर्ग व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के पक्ष में थे। तो इस प्रकार हमने ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज कर लिए हैं। कल फिर से हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि याद करने के बाद क्वेश्चन के आंसर लिख कर ज़रूर देखें। थैंक यू।